नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र से अपील, हर हाल में कैंसिल हो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान देश भर में निकालेंगे मिट्टी यात्रा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल के चुनाव का। ममता बनर्जी को प्रचार से रोकने पर भड़के संजय राउत, कहा चुनाव आयोग ने निर्णय भाजपा के कहने पर लिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र से अपील, हर हाल में कैंसिल हो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को किसी दूसरे तरीके से पास करने का तरीका निकाला जा सकता है, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा हर हाल में कैंसिल होनी चाहिए। देश के तमाम राज्यों की तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भी संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि सीबीएसई एग्जाम में 6 लाख बच्चे दिल्ली में परीक्षाओं में बैठेंगे। मेरी हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई की परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए और बच्चों को पास करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन परीक्षा हर हाल में रद्द होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षाओं के दौरान 1 लाख अध्यापक शामिल होंगे, इस वजह से संक्रमण फैलने का पूरा अंदेशा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान देश भर में निकालेंगे मिट्टी यात्रा। जी हां दोस्तों, किसान देश भर में निकालेंगे मिट्टी यात्रा साहिबाबाद। किसान बंगाल चुनाव के बाद देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ अभियान तेज करने की योजना बना रहे हैं। इसी के मद्देनजर 15 मई से मिट्टी यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। उधर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर 15 अप्रैल को बंगाल की यात्रा करने वाले हैं। इस पर बंगाल के किसान संगठनों के साथ भी बैठक में रणनीति तय की गई। वहीं पंचायत चुनाव, खेती और किसान आंदोलन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भाकियू ने सोमवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के 6 मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। राकेश टिकैत और प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सिंह जादौन ने सभी अध्यक्षों को 15 अप्रैल के बाद से आंदोलन की कमान सौंपने की बात कही। मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 15 अप्रैल को फिर पश्चिम बंगाल में रहेंगे। वह आसनसोल में यात्रा के दौरान किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सिंह जादौन ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों की बैठक हुई। इसमें आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और बरेली व मुरादाबाद के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक व तहसील अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक राकेश टिकैत और प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सिंह जादौन के नेतृत्व में हुई। राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना की वजह से सोमवार को पहले चरण में मंडल अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। इसके बाद आगे अन्य मंडलों के पदाधिकारी भी आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे। भाकियू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक और रमेश मलिक ने बताया कि राकेश टिकैत ने निर्देश दिए हैं कि सभी पदाधिकारी लंबे आंदोलन की तैयारी रखें। खेत में फसल कटाई का काम चल रहा है, पंचायत चुनाव भी हैं और आंदोलन भी चल रहा है। इन तीनों में आपसी तालमेल के जरिए ही सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि खेत का काम बिगड़ा तो देश का बड़ा नुकसान होगा और अन्नदाता देश का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो भी किसान आंदोलन में रहें, उन्हें ब्लॉक और तहसील स्तर के पदाधिकारियों की यह भी जिम्मेदारी है कि वह उनके खेत पर नजर रखें ताकि कोई काम ना बिगड़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता को प्रचार से रोकने पर भड़के राउत, कहा इलेक्शन कमीशन ने निर्णय बीजेपी के कहने पर लिया। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार मुहिम से रोकने का निर्णय भाजपा के कहने पर लिया है। राउत ने ट्वीट किया कि यह देश की स्वतंत्र संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ममता बनर्जी को कहा। ये शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने बनर्जी के साथ एकजुटता जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी करार दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। शिवसेना इस चुनाव में नहीं लड़ रही है, लेकिन उसने बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। आयोग ने बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के कारण उनके 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। राउत ने किया ट्वीट। राउत ने ट्वीट किया कि ईसीआई भारत निर्वाचन आयोग ने ममता दीदी पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह स्पष्ट रूप से भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर किया गया। उन्होंने आगे लिखा, यह भारत में स्वतंत्र संस्थानों की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। मैं बंगाल की शेरनी के प्रति एकजुटता व्यक्त करता हूं। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह आयोग के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में धरना देंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ
कोलकाता में धरना दे रही हैं। सीएम ममता बनर्जी पर 24 घंटे के बैन हटने के बाद आज 2 रैलियां को संबोधित करेंगी। इसके पहले बनर्जी ने ट्वीट किया, निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मैं कल मंगलवार दिन में 12 बजे से गांधी मूर्ति कोलकाता पर धरने पर बैठूंगी। केंद्रीय बलों के खिलाफ बनर्जी की टिप्पणी और कथित तौर पर धार्मिक लहजे वाले बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर बोले, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेंगे 40% वोट पर सीटें नहीं जाएंगी 100 के पार। जी हां दोस्तों, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सीटें 100 के पार नहीं जाएंगी। आज तक से बातचीत में प्रशांत ने माना कि पीएम नरेंद्र मोदी का प्रभाव बंगाल चुनाव में देखने को मिल रहा है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी भी एक कदावर नेता हैं। उनके पीछे लोगों का एक वर्ग है जिनकी वजह से वह सीएम बनी। ऐसे में उन्हें खारिज कैसे किया जा सकता है? उनका दावा है कि ममता ही बंगाल में सरकार बनाएंगी। प्रशांत का कहना था कि बीजेपी आक्रामक प्रचार कर रही है, ममता के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी उनकी दाल नहीं गलने वाली। बंगाल के लोगों में ममता के प्रति जो लगाव है वह आज भी बरकरार है। ममता लोगों के इसी जुड़ाव के चलते मजबूती से चुनाव मैदान में खड़ी हैं। चुनाव रणनीतिकार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसका मतलब वह तकरीबन 125 असेंबली सीटों पर अपना प्रभाव रखती हैं, लेकिन इतनी सीटें जीतने के बाद भी उनकी सरकार बनने के आसार नहीं। उनका कहना था कि 294 सीटों की असेंबली में बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वह बीजेपी के पहुंच से काफी दूर है। एंकर के एक सवाल के जवाब में प्रशांत ने कहा कि वह अपनी इस बात पे कायम है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो वह जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ देंगे। बकौल प्रशांत, ऐसे में उनके चुनाव रणनीतिकार बने रहने का मतलब नहीं रह जाता। उनका कहना था कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी गहरी समझ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में लगाना पड़ा लॉकडाउन, मंत्री ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा है। हर दिन कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है और सबसे बुरी हालत राजधानी लखनऊ की है। हालात ये हैं कि अब यहाँ लॉकडाउन का डर सताने लगा है। जहाँ एक और अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी है तो दूसरी ओर शमशान के बाहर भी अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी है। इस महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर शराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो बेहद गलत है। शहर में इस वक्त 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही हैं। ब्रजेश पाठक ने ये चिट्ठी राज्य के प्रमुख अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव को लिखी है। मंत्री का कहना है कि लोग लगातार मदद के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, मंत्री ने शिकायत की है कि स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में फोन नहीं उठाया जाता है, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में अपील की है कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए, टेस्टिंग पर भी जोर दिया जाए। बता दें कि बीते कुछ दिनों से राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामलों में बेहद इजाफा हुआ है। हर रोज 4,000 के करीब केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद लखनऊ के कई अस्पतालों में बेड्स की कमी रिपोर्ट की गई थी। वहीं मरीजों को एंट्री नहीं मिल रही थी। हालात इतने भयावह थे कि लखनऊ के बैकुंठ धाम शमशान में अंतिम संस्कार मीटिंग लगी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भगवान की दया पर है लोग, दावे असलियत से विपरीत। कोरोना पर रूपाणी सरकार को हाईकोर्ट की तगड़ी फटकार। जी हां दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति और लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर सोमवार को राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि असलियत सरकारी दावों के विपरीत है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव कारिया की खंडपीठ ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर एक जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते कहा, लोग अब सोच रहे हैं कि वे भगवान की दया पर हैं। महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने उच्च न्यायालय को उन कदमों के बारे में जानकारी दी जो राज्य सरकार ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए उठाए हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि असलियत सरकारी दावों के उलट है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा, आप जो दावा कर रहे हैं स्थिति उससे काफी अलग है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तविकता उसके विपरीत है। पीठ ने कहा कि लोगों में विश्वास की कमी है। अदालत ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर कहा, रेमडेसिविर प्रमुख एंटीवायरल दवाई की किल्लत नहीं है। आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, हम नतीजे चाहते हैं, कारण नहीं। अदालत ने कहा कि एक शख्स को RT-PCR जांच रिपोर्ट लेने में करीब 5 दिन लग रहे हैं। पीठ ने कहा, जब आपके पास समय था तब आपने जांच केंद्रों को नहीं बढ़ाया। गुजरात में रविवार को कोरोना वायरस के 5,469 मामले आए, जो महामारी शुरू होने के बाद सर्वाधिक एक दिन बढ़ोतरी है। इसके बाद कुल मामले 3.47 लाख के पार चले गए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में रविवार को 54 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतक संख्या 4800 तक पहुंच गई है। इससे पहले रेमडेसिविर दवा की कमी की शिकायतों के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा था कि गुजरात सरकार ने पिछले 10 दिनों में इसके 2.8 लाख से अधिक इंजेक्शन वितरित किए हैं। कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा की मांग काफी
मांग है। उन्होंने उत्तरी गुजरात के पाटन शहर में संवाददाताओं से बताया था कि राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच निजी दवाखानों को 1.80 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन और सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को इसकी 1.05 लाख शीशियों की आपूर्ति की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठेंगी ममता बनर्जी, प्रचार पर 24 घंटे की लगी है रोक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच में प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाने पर टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं। बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी फैसले का विरोध किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर धरने पर बैठने की जानकारी देते हुए कहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में मैं कल दोपहर 12 बजे कोलकाता की गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठूंगी। बनर्जी के प्रचार पर रोक लगाए जाने का टीएमसी ने विरोध किया है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन है। चुनाव आयोग अत्यधिक प्रभावित दिख रहा है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाती रही हैं। बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है और वह केवल भारतीय जनता पार्टी की ही बात सुनता है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर आग्रह करती हूं कि केवल बीजेपी की ही ना सुनिए, सभी की बात सुनिए, पक्षपाती ना बनिए। बता दें कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के लिए उनके 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार आयोग पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकने वाले ऐसे बयानों की निंदा करता है और ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी देते हुए सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सार्वजनिक अभिव्यक्तियों के दौरान ऐसे बयानों का उपयोग करने से बचे। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक 24 घंटे की अवधि के लिए ममता बनर्जी के प्रचार करने पर प्रतिबंध भी लगाता है। उल्लेखनीय है कि बंगाल में 8 फेज में चुनाव चल रहे हैं। अभी तक 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। अंतिम फेज 29 अप्रैल को 8वें चरण के मतदान के साथ समाप्त हो रहा है। 4 चरण के मतदान खत्म हो जाने के बाद बीजेपी ने 100 सीटें जीतने का दावा किया है, जबकि टीएमसी भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर चुकी है। राज्य में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के अहम नेता मोर्चा संभाले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताली थाली बहुत हो चुका, हर जरूरतमंद को मिले कोविड वैक्सीन, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इवेंटबाजी बंद करें और हर जरूरतमंद को वैक्सीन दिलाएं। कांग्रेस नेता ने सोमवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 385 दिन में भी कोरोना से लड़ाई नहीं जीत पाए, उत्सव ताली थाली बहुत हो चुके, अब देश को वैक्सीन दो। वीडियो में राहुल ने कहा है, मोदी जी आपने कहा था कि कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, लेकिन कोरोना आगे बढ़ता गया। अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उसे दिलाइए। इसके आगे राहुल ने कहा, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए, हमारे गरीब भाई बहनों को इनकम सपोर्ट दीजिए। राहुल ने कांग्रेस की ओर से स्पीक अप फॉर वैक्सीन फॉर ऑल से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत कहा, कोरोना वैक्सीन देश की जरूरत है, आप भी इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सबको हक है सुरक्षित जीवन का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 घंटों में कोविड-19 के 1,68,912 नए कंफर्म केस सामने आए हैं, जिससे कुल मामले बढ़कर 1,35,27,717 हो गए हैं। संक्रमण की वजह से 24 घंटों में 904 लोगों की मौत होने से मृतकों की 1,70,189 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, कोरोना पर सरकार ने मानी कमी, स्वास्थ्य मंत्री बोले इतने केस के लिए हम तैयार नहीं थे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेड्स की कमी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के इतने केस आ जाएंगे, इसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि शुरुआत में हमने काम नहीं किया, इस वजह अचानक बेड की कमी हो गई है। अब L2 और L3 बेड्स की संख्या सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ाई जा रही है। लखनऊ के 37 हॉस्पिटल में भी 4000 बेड की क्षमता है। साथ ही वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स को भी बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि हमने कोरोना जांच को बढ़ाने का निर्देश दिया है, इसके साथ ही ट्रेसिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अभी प्रदेश के कई शहरों नाइट कर्फ्यू लागू है
और पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इस बीच सोमवार दोपहर को उत्तर प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन भी आ गया है। पिछले 24 घंटे में 13,685 नए मामले सामने आए हैं और 72 लोगों की मौत हो गई है। अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 81,576 है। पिछले 24 घंटे में 1.94 लाख लोगों का टेस्ट किया गया है। अभी तक कोरोना से 9,224 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों में अधिकतर 21 लखनऊ के रहने वाले हैं। इसके बाद प्रयागराज में 15 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में भी 5 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को प्रदेश में 15,353 केस आए थे, जिसमें 67 लोगों की मौत हुई थी। शनिवार को प्रदेश में 2 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील में 10 लाख यूरो दलाली का आरोप, पीएम खिलाफ केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील में मुकदमा चलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। याचिका मनोहर लाल शर्मा नाम की व्यक्ति की तरफ से दायर की गई है। याचिका में कथित भारतीय बिचौलिए सुषेण गुप्ता के खिलाफ भी ऐसे ही मुकदमे दर्ज करने की मांग की गई है। शर्मा की तरफ से अदालत की देखरेख में सीबीआई जाँच की मांग की गई है। टेलीग्राफ की खबर के अनुसार याचिका 6 अप्रैल को ही डाली गई थी, लेकिन मनोहर लाल शर्मा ने इसे रविवार को सार्वजनिक किया है। इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि फ्रांस की मीडिया पोर्टल मीडियापार्ट ने दावा किया था कि भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने सुषेण गुप्ता नाम के एक दलाल को दसाव और उसकी सहायक कंपनियों की तरफ से दी गई रकम की जाँच की ही नहीं थी। पोर्टल की तरफ से दावा किया गया था कि गुप्ता ने रक्षा मंत्रालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए थे, जिन्हें उसने दसाव एविएशन को सौंप दिया था। इन दस्तावेजों ने भारत की गुप्त नीतियों को कंपनी के सामने उजागर कर दिया था। गुप्ता द्वारा किए गए कार्य से कंपनी को राफेल जेट बेचने में मदद मिली थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार आमंत्रित करती है तो किसान वार्ता के लिए तैयार, मांग में कोई बदलाव नहीं। जी हां दोस्तों, बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि यदि सरकार आमंत्रित करती है तो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान वार्ता के लिए तैयार है। बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां 22 जनवरी को खत्म हुई थी और मांगों में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ता बहाली के लिए सरकार को प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा को वार्ता का निमंत्रण देना चाहिए। बीकेयू मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक की ओर से जारी बयान में टिकैत ने कहा, सरकार के साथ वार्ता वहीं से बहाल होगी जहां 22 जनवरी को खत्म हुई थी। मांग भी वही है कि तीनों काले कानूनों को निरस्त किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाया जाए। टिकैत का बयान कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री से वार्ता बहाली के लिए की गई अपील के बाद आया है। बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर संघर्षरत किसान संगठनों ने शनिवार सुबह केएमपी एक्सप्रेसवे जाम कर दिया। इस दौरान वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सियासी माहौल गर्म, राहुल प्रियंका ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार से कोरोना की दूसरी और व्यापक लहर को देखते हुए सरकार से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। श्री गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना की घातक दूसरी लहर को देखते हुए सीबीएसई परीक्षा आयोजित करने पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। सरकार देश के युवा के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। श्रीमती वाड्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों एवं उससे पैदा हुई भयावह स्थिति के बीच सीबीएसई द्वारा मई में परीक्षाएं कराने को लेकर निकाला गया सर्कुलर हैरान करने वाला है। पूरे देश में रोजाना कोरोना के लगभग 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये परीक्षाएं छात्रों का भविष्य निर्धारित करती है। इन परीक्षाओं के लिए छात्र कई महीनों तक कड़े परिश्रम के साथ तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से लाखों छात्रों और अभिभावकों ने कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान परीक्षा हाल ही में बैठकर परीक्षा देने को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और उनके द्वारा जाहिर की गई चिंताएं तार्किक रूप से एकदम सही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम मनोहर लाल को गांव में नहीं घुसने देंगे किसान, बुधवार को होना है अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक कर निर्णय लिया है कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं करने देंगे। हरियाणा की सभी खाप पंचायतों को साथ लेकर 14 अप्रैल को खट्टर को राज्य के बादौली गाँव में घुसने से रोका जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री खट्टर बुधवार को बादौली गाँव में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। किसान उनके इसी कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर किसान मोर्चे ने धमकी दी है कि सीएम की टीम को गांव के बाहर से ही वापस लौटा दिया जाएगा। भाजपा नेताओं को इसके पहले भी इसी तरह किसानों के बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। रविवार को सिंघू बॉर्डर पर एक प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने कहा
कि वे अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के विरोध में नहीं है। मुख्यमंत्री खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को छोड़कर अन्य नेता अनावरण कर सकते हैं। किसानों ने मांग की कि सबसे बेहतर यह होगा कि दलित समुदाय की किसी महिला से बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कराया जाए। आंदोलन को कमजोर दिखाना चाहते हैं सीएम टिकैत। इस अवसर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के संघर्ष स्थल सिंघू बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर भाजपा के मुख्यमंत्री यह संकेत देना चाहते हैं कि अब किसानों के आंदोलन में कोई ताकत नहीं बची है और उनका कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। टिकैत ने कहा कि उनका विरोध कर हम उनकी यह गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। सभी किसान पूरी तरह एकजुट हैं और कृषि कानूनों की वापसी के बिना यहाँ से कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।